यार देखो, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ज़िद्दी लोग देखे होंगे। आप अपने आप को बहुत ज़िद्दी मानते होंगे कि मैंने जो ठान लिया वो मैं करके मानूँगा। बट आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताऊँगा, आप उसके आगे कुछ भी नहीं है। लिटरली इस आदमी ने जो जिद पकड़ी, उसके बाद जो इस केस में हुआ, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया का आज भी एक इतिहास है कि इससे बड़ा ब्लंडर एक केस के अंदर नहीं हो सकता। यकीन मानिए, आपने ऐसा केस ना कभी पहले देखा होगा ना सुना होगा। लेकिन हाँ, ये केस बहुत टाइम से मेरे माइंड में था कि हाँ, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। फाइनली आज टाइम मिला है, तो इसके बारे में क्यों ना हम बात करें। बातचीत करने के लिए तो ये लाइक बटन भी नंगे पैर आपके सामने खड़ा हुआ है, तो क्यों ना आप इससे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, कुछ बातचीत कर लें, अपना मैटर सुलझा लें। दबाकर इसको सब्सक्राइब बटन जो बीच में पंचायत करवाने के लिए आया है, उसको थप्पड़ मारकर भगा दें। कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जाना पड़ेगा और टाइम था 1970 का, जब 18 साल की एंड्रिया वो एक क्लब के अंदर रात को पार्टी कर रही थी। एंड तब उसको सामने अपने नाचते हुए एक लड़का लेनर्ड नाम का वो दिखा। एंड इन दोनों के बीच में थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई। एंड ये इंटरेक्शन धीरे धीरे अब इनकी आगे बातों में बदली। पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे एंड इवेंचुअली ये एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया और अक्टूबर 1974 तक आते आते इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली। इस टाइम पर एंड्रिया की उम्र 22 साल की एंड ये जो लेनर्ड, इसकी उम्र उस टाइम पर 27 साल की हो चुकी थी। असल में लेनर्ड जब 6 साल का था, उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। एंड ये पूरे फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग था, क्योंकि इस परिवार के अंदर, लेनर्ड वाले परिवार के अंदर, उसकी माँ ही थी जो मेन ब्रेड विनर थी, वही असली पैसा कमा रही थी। उसके पिता की कुछ खास अच्छी नौकरी नहीं थी। एंड उसकी माँ की मौत के बाद उसकी छोटी बहन भी, लेनर्ड की छोटी बहन उस टाइम पर सिर्फ 3 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हुई थी। सो ये दोनों भाई बहन, इनके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। एंड इवेंचुअली उसके पिता वो भी अब इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे कि दोनों इन बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। इसलिए उसकी छोटी बहन को एक अलग मौसी के घर पर शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो अपनी ज़िंदगी अलग से निकाल रही थी। लेनर्ड और उसका पिता इस घर में रहते हुए धीरे धीरे अपना टाइम जैसे तैसे निकाल रहे थे। 15 साल की उम्र आते आते लेनर्ड को मजबूरन अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। एंड इसके बाद उसने पैसे कमाने के लिए मशरूम फार्म के अंदर नौकरी करना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक वहां नौकरी करी। 23 साल का जब हो चुका था तो मजबूरन देश की सरकार ने ये कानून निकाल दिया था कि आप सभी नौजवानों को मिलिट्री के अंदर ज्वाइन होना पड़ेगा, वहां की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एंड तब वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने के लिए वहां भी गया। बट मिलिट्री में ज्वाइन होने के बाद उसको एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी, क्योंकि उसको मिलिट्री की ट्रेनिंग थी, इसलिए उसको फायर डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी नौकरी लग गई। अब अच्छा खासा एक सस्टेन्ड पैसा उसके पास आने वाला था सरकार की तरफ से, सो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी अब लेनर्ड को अपनी जिंदगी निकालने में। लेकिन अब जैसे उसको एंड्रिया मिल चुकी थी, एंड्रिया और लेनर्ड दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल। एंड इवेंचुअली अक्टूबर 1974 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद से ही एंड्रिया ने नोटिस किया कि लेनर्ड जहां पहले उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब वो सारा प्यार उसका पोसेसिवनेस में बदल चुका है। वो इतना ज़्यादा जेलस हो चुका है हर चीज़ों से कि आखिर एंड्रिया अगर हंस भी रही है तो क्यों हंस रही है, उसका रीज़न क्या है। इनफैक्ट इस चीज़ से परेशान होकर एंड्रिया ने भी नौकरी करना शुरू कर दिया कि चलो थोड़ा टाइम वो घर से बाहर रहेगी, इन सब से छुटकारा मिलेगा। लेकिन नहीं, ये लेनर्ड अपनी नौकरी छोड़ छोड़कर एंड्रिया के वर्क प्लेस पर पहुंच जाता, वहां छुप छुप कर देखने के लिए कि आखिर एंड्रिया किस किस से बातें करती है। एंड जैसे ही रात को एंड्रिया वापस घर आती तो ये उसके सामने सब कुछ कन्फ्रंट करता कि तुम ऑफिस में उससे बातें कर रही थी, क्या बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी, तुम उसके साथ हंस क्यों रही थी। ये सब चीजें देखकर एंड्रिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि यार ये क्या बीमारी है। इनफैक्ट इस लेनर्ड ने तो एंड्रिया को इतना ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि ना सिर्फ फ्रेंड्स बल्कि अब एंड्रिया अपनी फैमिली वालों से भी बात नहीं कर सकती। उसको कोई हक नहीं था, कुछ भी करेगी वो पहले लेनर्ड से पूछेगी। अब जिस टाइम पर इनकी शादी हुई थी ना, उस टाइम पर एंड्रिया प्रेग्नेंट थी एंड जल्दी इनकी एक बेटी पैदा हुई, जूडी। अब इसी बच्ची के लिए एंड्रिया बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी कि आखिर ये मेरे साथ इतना सब कुछ कर रहा है तो मेरी बच्ची जब बड़ी हो जाएगी उसके साथ क्या कुछ करेगा, ये उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखने की कोशिश करेगा। इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर 1975 में एंड्रिया ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से निकल जाएगी, अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध कर अपने पिता के पास जाकर रह लेगी। सो मिड 1975 में एंड्रिया अपना सारा झोला झपटा उठाकर अपने पिता के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी, ये सोच कर कि यहाँ उसको शांति मिलेगी। लेकिन नहीं, ये लेनर्ड उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। ये उसके बार बार पिता के घर पर आने लगा, उसके पिता के साथ लड़ाइयाँ करने लगा। इनफैक्ट उसके पिता के सामने उसकी बेटी एंड्रिया की कुटाई भी कर देता कि नहीं, एंड्रिया सिर्फ मेरी है, वो कहीं और नहीं रह सकती, इसको मैं लेने आया हूँ तो तुम इसको मेरे साथ भेजो। बट एंड्रिया क्लियरली मना करती कि नहीं, ना मैं जाऊँगी, ना ही मेरी बेटी तुम्हारे
साथ जाएगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो। तब एंड्रिया ने सोचा कि क्यों ना मैं एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लूँ इसके खिलाफ, यानी कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी इंसान को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर किसी व्यक्ति का मिल जाता है तो एक एरिया डिसाइड कर देगी पुलिस वाले कि तुम इस बंदे से जिसके खिलाफ तुमने ये लिया है, वो बंदा इस विक्टिम के इतने किलोमीटर के दायरे में भी नहीं फटकना चाहिए। अगर वो फटका तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा और पुलिस वाले उसको उठा कर ले जाएंगे। तब एंड्रिया ने सोचा कि मैं इसके खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तो पुलिस वालों की तरफ से मिल चुका था, लेकिन अब दिक्कत यह थी कि ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सिर्फ एंड्रिया के लिए था और उसकी बेटी के लिए था। एंड्रिया का पिता वो तो आसपास खुला घूमता है, वो इस एरिया से भी बाहर जाएगा जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का है। वहाँ पर जाकर ये लेनर्ड उसके पिता को पकड़ने लगा, उसकी शर्ट पकड़कर, कॉलर पकड़कर बार बार बोलता कि अगर तूने तेरी बेटी को मेरे पास नहीं भेजा तो तू इस दुनिया से ऊपर जाने की अपनी तैयारी कर ले, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मार डालूंगा, तुम्हारा परिवार तहस नहस कर दूंगा। ये सब कुछ वो बोलता रहता। एंड एंड्रिया के पिता ने आकर एंड्रिया को ये सब कुछ बताया। एंड तब एंड्रिया को अपने किए पर पछतावा होने लगा कि उसने किस बंदे से शादी कर ली है, ये इतना ज़्यादा अब्यूसिव है, ऐसी ज़िंदगी वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब क्योंकि उसके पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे, ये वो स्ट्रेस नहीं देख सकती, इसलिए उसने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी कि वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वापस अपना कैंसिल कर दें और मैं अपने पति यानी कि इस लेनर्ड के पास वापस जाकर रहना चाहती हूँ। सिर्फ अपने पिता को खुश देखने के लिए एंड्रिया ने वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कैंसिल करवाया और वापस अपनी बेटी को लेकर ये लेनर्ड के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी। अब इस टाइम पर आप में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करने आएंगे कि विकी, अगर वो इतना ज़्यादा परेशान थी अपने पति से तो उसने डाइवोर्स क्यों नहीं ले लिया, वो क्यों नहीं इस बीमारी को छोड़कर अपनी नई जिंदगी बसा लेती। देखो यार, ऐसे कमेंट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन जो एक्चुअल में टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर लोग होते हैं ना, उनको ही पता है कि वो किस लाइफ से गुजर रहे हैं, क्या क्या स्टेजेस उनके सामने फेस कर रहे हैं। इतना इजी नहीं होता किसी को छोड़ना जो आपके साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधा हुआ हो, इतना इजी नहीं होता उससे दूर जाना। सब कुछ देखना पड़ता है, जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं, छोटी बच्ची साथ में, वो सब भी देखना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आपने कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस ना किया हो तो आप इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते कि वो सिचुएशन कैसी होती है। एंड तब टाइम आया 1976 का, जब पूरे इस ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर सरकार ने कानून पास किया। असल में 1976 से पहले ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर किसी को भी डाइवोर्स लेना होता था तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में होता है, वैसे ही बहुत बड़ा एक प्रोसेस था डाइवोर्स लेने का। उसके ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए, वैलिड रीजंस होने चाहिए, तभी डाइवोर्स पास होगा। वैसा ही कुछ पहले ऑस्ट्रेलिया में भी था, लेकिन उस टाइम पर 1976 में सरकार ने कानून पास किया कि अब से डाइवोर्स लेना इजी हो जाएगा एंड ये सब बातें कोर्ट के हाथ में नहीं रहेंगी, बल्कि सरकार फैसला करेगी कि किसको डाइवोर्स चाहिए। बहुत ही सिली और पैटी रीजंस के लिए लोग वहां पर डाइवोर्स ले रहे थे, लोगों की भीड़ लग चुकी थी डाइवोर्स लेने वालों की, ऐसे मंडी सी बना रखी थी, जो कोई मर्जी आकर राह चलता फिरता घुस रहा था यहाँ ऑफिस में और डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, बहुत ही सिली रीजंस के लिए। एंड सरकार उनके डाइवोर्स को फाइनलाइज भी कर रही थी। लेकिन इसमें सरकार ने 1-2 चीजें डाली थी कि जैसे अगर डाइवोर्स से पहले तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं तो उन बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, ये सारी जांच का विषय रहेगा एंड वो जांच कोर्ट करेगी। 1979 का टाइम आते आते ये लोग भी, यानी कि एंड्रिया और लेनर्ड, ये दोनों भी अपने इस रिलेशनशिप से परेशान हो चुके थे। एंड्रिया ने फाइनली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया। ऑब्वियसली उस टाइम पर रीजंस कुछ खास चाहिए नहीं थे डाइवोर्स के लिए, तो इनका मामला सेटल हो चुका था। लेकिन अब बात आई थी कि इनकी जो बेटी है ट्रूडी, उसका क्या करेंगे, वो किसकी कस्टडी में जाएगी। एंड्रिया ने पहले पहुंचकर अपनी पिटीशन फाइल कर दी कि मुझे मेरी बेटी की कस्टडी चाहिए है। एंड इवेंचुअली जिस कोर्ट में डिसाइड होना था कि ट्रूडी की कस्टडी एंड्रिया के पास जा रही है, उसके बाद ये लेनर्ड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया क्योंकि उसको अपनी बेटी वापस चाहिए थी। उसने तुरंत एंड्रिया से बात करी कि ना 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 ना, ये गलती मत करियो, ट्रूडी मेरे को चाहिए है और हर हाल में चाहिए है, उसकी कस्टडी सिर्फ मैं लूंगा। बट कोर्ट उससे पहले ही एंड्रिया को ट्रूडी की कस्टडी दे चुकी थी एंड ये बात लेनर्ड को बहुत बुरी लगी। लेकिन उसमें लेनर्ड के पक्ष में भी कहा गया था कि वो ट्रूडी से मिलने के लिए 2 बार उसके घर पर जा सकता है 1 हफ्ते के अंदर, एंड उसको हर हफ्ते $20 ट्रूडी को देने होंगे ताकि ट्रूडी कुछ अच्छा अपना खाना पीना कर सके। बट लेनर्ड ने कोर्ट से भी कहा कि क्या मतलब 2 बार, मुझे मेरी पूरी बेटी चाहिए है मेरे पास, मैं उसकी कस्टडी लेना चाहता हूं। मुझे नहीं पता तुमने क्या रूल्स लगाकर, क्या देखकर उसकी कस्टडी एंड्रिया को दी है, मुझे मेरी बेटी किसी भी हाल में चाहिए और ये मैं लेके रहूंगा। मुझे कोई तुम्हारे 2 बार हफ्ते में मिलने वाला नियम नहीं पसंद, मैं मेरी बेटी लेकर रहूंगा।
अब पर्सनली ना मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि देखो उसको अपनी बेटी की कोई खास केयर नहीं थी, वो बस उसको एंड्रिया से अलग करना चाहता था। उसको पसंद था एंड्रिया को तड़पता हुआ देखना, और अगर एंड्रिया से उसकी बेटी चली जाएगी तो एंड्रिया तड़पेगी, उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी, और ये लेनर्ड यही तो चाहता था। एंड इस चीज को करने के लिए लेनर्ड बार बार ट्रूडी के घर पर जाने लगा, ट्रूडी को साथ में अपने बैठाता। वो जो हफ्ते में 2 बार मीटिंग वाला टाइम था ना, उसको छोड़कर वो सारे हफ्ते डेली लगभग उसके पास पहुंच जाता एंड ट्रूडी को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर इधर उधर घूमता रहता। जितना टाइम उसको अलॉट किया गया था उससे कहीं ज्यादा, 2 दिन उसको बोला गया था, वो 5-5 6-6 दिन ट्रूडी को अपने पास रखता। एंड इनफैक्ट अब तो 1 हफ्ते से भी ज्यादा बीत चुका था, ट्रूडी एंड्रिया के पास वापस ही नहीं आई। एंड एंड्रिया को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि ट्रूडी है कहाँ पर। उसने तुरंत लेनर्ड को फ़ोन करना शुरू किया, लेनर्ड ने फ़ोन नहीं उठाया, बार बार वो फ़ोन ही कर रही थी। अब क्योंकि एंड्रिया के पास खुद की गाड़ी नहीं थी जिसे उठाकर वो तुरंत जाकर देख सके कि ट्रूडी कहाँ पर है। लेनर्ड ये फ़ोन उठा नहीं रहा तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। तब एंड्रिया ने अपने भाई स्टीफन को फ़ोन किया और कहा कि देखो ये लेनर्ड ऐसी बीमारी कर रहा है कि 1 हफ्ता हो चुका है, मुझे मेरी बेटी नहीं मिली, जबकि कोर्ट ने उसको 2 दिन मिलने का टाइम दिया था सिर्फ, वो भी हफ्ते में अलग अलग दिनों पर आना था, उसको कुछ घंटों के लिए वो मिल सकता था, लेकिन 1 हफ्ते से वो मेरी बेटी को अपने पास लेकर बैठा हुआ है, अब तक नहीं आया। तो क्या हम तुम्हारी गाड़ी में चलकर एक बार देख सकते हैं ट्रूडी ठीक है या नहीं? स्टीफन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आ जाता हूँ गाड़ी लेकर अपनी। दोनों भाई बहन लेनर्ड के घर पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, लेनर्ड ने सामने से आकर दरवाजा खोला, सामने खड़ा स्टीफन और एंड्रिया। स्टीफन ने बोलना शुरू किया कि देखो मैं यहाँ पर कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं करने आया, लेकिन ट्रूडी जो कि अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम से है, जबकि कोर्ट ने सिर्फ तुम्हें 2 दिन का मिलने का टाइम दिया हुआ है, तुम उसको अपने पास इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए ट्रूडी को वापस हमारे साथ भेज दो। अंदर से ट्रूडी की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन ट्रूडी कहीं भी नहीं दिख रही। तब इस लेनर्ड ने सामने खड़े एक वर्ड भी नहीं बोला, हाय हेलो अंदर आओ, कुछ भी नहीं। ये बात सुनकर स्टीफन की सीधा उसके मुंह के ऊपर दरवाजा देकर मारा। एंड ये बात स्टीफन और एंड्रिया के लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। स्टीफन ने कहा हमें यहाँ कोई भी लड़ाई नहीं करनी, एक काम करते हैं कोर्ट में जाकर बात करेंगे, अभी कुछ दिनों बाद अपनी तारीख लगने तो वाली ही है ना। सो एंड्रिया वेट करने लगी उस तारीख का, ताकि वो फैमिली कोर्ट में जाकर बोल सके कि ये मेरी बेटी वापस नहीं दे रहा। एंड इस तारीख से सिर्फ 3 दिन पहले लेनर्ड अपनी बेटी ट्रूडी को वापस एंड्रिया के पास छोड़कर आ चुका था। एंड तब टाइम आया फरवरी 1980 का, जब वो कोर्ट की डेट भी लग चुकी थी, अब इनका केस चल ही रहा था। फरवरी 1980 में एक दिन स्टीफन वापस अपने घर आया, क्योंकि अब ये ट्रूडी के साथ ही रहने लगा था, इसके घर पर ही, मतलब कि अभी इसकी शादी नहीं हुई थी स्टीफन की। सो स्टीफन, एंड्रिया, ट्रूडी और इनका पिता, ये सभी लोग एक ही साथ रहा करते थे। सो फरवरी 1980 में एक दिन स्टीफन अपने काम से शाम के टाइम पर घर पर आया वापस, एंड रात को खाना खाकर जल्दी अपने बेड में जाकर सो चुका था। अब स्टीफन का कमरा घर में ग्राउंड फ्लोर पर पीछे वाली साइड में, मतलब कि इसके 2 एंट्रेंस थे, एक तो सामने से मेन एंट्रेंस से भी जा सकते थे एंड एक पीछे से बैकयार्ड से भी एंट्रेंस थी स्टीफन के कमरे में आने की। एंड ये माना जाता है कि उस रात सोने के तकरीबन सुबह के 4 बजे के आसपास ऐसा कुछ हुआ होगा कि स्टीफन के कमरे में कोई घुसा एंड उस व्यक्ति के पास एक गन भी थी एंड उसने अपनी गन के ऊपर साइलेंसर लगा रखा था। उस टाइम पर स्टीफन के पिता घर पर नहीं थे, सिर्फ घर पर था स्टीफन, एंड्रिया और इसकी बेटी ट्रूडी, ये 3 ही घर पर थे। एंड वो एंड्रिया और ट्रूडी दूसरे कमरे में ऊपर सो रहे थे एंड उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जबकि नीचे 4 बजे के आसपास स्टीफन के जस्ट आंख के ऊपर एक गोली लगी एंड वो गोली सीधा स्टीफन के दिमाग में घुस चुकी थी, जिसमें स्टीफन की इंस्टेंटली मौत हो गई। ये बंदा जो अंदर घुसा था, जिसने अभी गोली चलाई थी, ये यही नहीं रुका, बल्कि ये अपने साथ एक थैली भी लेकर आया था एंड वो थैली उसने सीधा गोली लगे हुए स्टीफन के फेस के ऊपर रैप करके अच्छे से टाइट कर दी, ताकि जो भी खून निकलेगा वो नीचे गंदगी ना मचाए। एंड जो स्टीफन ब्लैंकेट लेकर सोया हुआ था, उसी ब्लैंकेट के अंदर स्टीफन की बॉडी को लपेटा एंड उस बॉडी को अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी में डालकर वापस अपने साथ ही ले गया। अगले दिन सुबह हो चुकी थी, मतलब कि इसी सुबह की बात कर रहा हूँ जिस सुबह स्टीफन की मौत हुई थी। घर में ट्रूडी और एंड्रिया ये दोनों उठे। एंड्रिया ने आकर अपने भाई का दरवाज़ा देखा, जो कि अंदर से तो बंद था, बट बाहर से जब वो घूम कर गई देखने के लिए तो वो बाहर से खुला हुआ था। लेकिन अभी भी एंड्रिया को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि ऐसा बहुत नॉर्मल था कि स्टीवन अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रातों को रुक जाया करता था। एंड आज एंड्रिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसके भाई स्टीवन का बर्थडे था एंड वो उसको बर्थडे विश करने के लिए ही जल्दी जगाने के लिए आई थी। लेकिन अब क्योंकि उसको लगा कि उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुका होगा, आज तो स्पेशल डे है उसका, सो दोनों मिलकर कुछ बढ़िया अपना प्लान कर रहे होंगे। सो मैं वेट करती हूँ वापस आने की स्टीवन के। लेकिन थोड़ी देर बाद एंड्रिया का लैंडलाइन बजा एंड ये फ़ोन था स्टीफन के ऑफिस से। स्टीफन के बॉस ने फ़ोन किया था एंड एंड्रिया से पूछ रहा था कि अभी तक स्टीफन ऑफिस में क्यों नहीं आया, अपने काम पर क्यों नहीं आया। एंड ये बात
एंड्रिया के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि आखिर क्या हुआ मेरे भाई के साथ, वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, वो तो डेली अपने काम पर रूटीनली पहुंचने वाला बंदा है। एंड्रिया ने तुरंत स्टीफन के कमरे की तलाशी लेनी शुरू करी। वहां पर वो ढूंढ रही थी कि क्या गाड़ी उसकी यहाँ खड़ी है, उसकी चाबी यहाँ पड़ी है, उसका पर्स वगैरह यहीं है क्या। तब उसको बेड के साइड में गाड़ी की चाबी और पर्स भी यहीं पड़ा मिला। एंड्रिया को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। उसने तुरंत लैंडलाइन पर भागकर पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। पुलिस वालों ने कमरे की तलाशी के साथ एंड्रिया से पूछा कि क्या कोई है जो स्टीफन को नुकसान पहुंचा सकता है। एंड एंड्रिया ने एक बार भी हिचकिचाया नहीं, सीधा अपने पुराने पति लेनर्ड का नाम लिया। लेकिन पुलिस वालों ने लेनर्ड से भी पूछताछ करी एंड पूरा घर खंगाल लिया, आसपास का क्षेत्र खंगाल लिया, लेकिन उनको कहीं से भी स्टीफन का पता नहीं चल रहा था। एंड तकरीबन एक हफ्ते बाद कुछ लड़के बोटिंग कर रहे थे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर नॉर्थ ऑफ सिडनी में। एंड तब उनको एक बॉडी ऊपर तैरती हुई दिखाई दी। वो लड़के सीधा उस बॉडी के पास पहुंचे, उसको बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो बॉडी नीचे से बहुत हैवी थी, वो बाहर नहीं निकाल पाए। उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस वालों की गाड़ियाँ चाँव चाँव करते हुए मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस वाले भी उस बोट में बैठकर आगे की तरफ गए इस बॉडी को निकालने के लिए। एंड जब पुलिस वालों ने भी उसको बाहर खींचने की कोशिश करी तो नोटिस किया कि इस बॉडी के साथ एक पेट पर रस्सी बंधी हुई है। एंड उस रस्सी के दूसरे एंड पर 11 बड़ी बड़ी ईंटें, कंक्रीट की ईंटें 11 बड़ी बड़ी वो साथ में बांधी गई हैं। और आपको भी पता है वेट तभी बांधा जाता है बॉडी के साथ ताकि वो बॉडी ऊपर ना आ सके, लेकिन एक टाइम पर वेट अगर ज़्यादा ना हो नीचे, 11 ईंटें भी भारी नहीं होती इतनी, सो इसीलिए कुछ टाइम बाद बॉडी के अंदर खुद की गैसेस बनी एंड वो बॉडी ऊपर तैरकर आ चुकी थी। एंड उसके साथ 11 ईंटें नीचे लटक रही थी। पुलिस वालों ने वो 11 ईंटें भी बाहर निकाली, बॉडी भी बाहर निकाल ली। एंड क्लियरली वो समझ चुके थे कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि स्टीफन की ही है। पुलिस वालों ने इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। अब क्योंकि उनके पास बॉडी थी, बहुत सारे सबूत भी थे एंड उनमें से सबसे बड़ा सबूत था ये रस्सी जिसके साथ वो 11 ईंटें और ये बॉडी बांधी गई थी। ये रस्सी कोई नॉर्मल रस्सी नहीं थी, ये एक बहुत ही खास तरह की रस्सी थी जो स्पेशली या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में उन फायर फाइटर्स को दी जाती है जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। उनकी ड्रेस के साथ एक रस्सी का गुच्छा हमेशा टंगा रहता है एंड ये वही रस्सी थी जो सिर्फ फायर फाइटर्स के पास ही होगी। एंड रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि लेनर्ड अपनी मिलिट्री की नौकरी करने के बाद यहाँ फायर फाइटर्स में भर्ती हो चुका था, यहाँ फायर ब्रिगेड में भर्ती हो चुका था। पुलिस वालों ने तुरंत लेनर्ड को उठाया एंड उससे पूछताछ करने लगे, लेकिन कोई भी फिजिकल एविडेंस उसके खिलाफ नहीं मिला। उसकी रस्सी उसके पास थी, हो सकता है रस्सी कहीं और से आई हो, लेकिन नहीं, उसके खिलाफ कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था। जबकि एंड्रिया को अंदर से पता था कि ये सारा किया धरा इस लेनर्ड का ही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं है। वो टाइम ही ऐसा था कि उस टाइम पर फिजिकल एविडेंस होना जरूरी था। किसी के ऊपर चार्ज प्रूव करने के लिए कोर्ट सीधा फिजिकल एविडेंस मांगेगी, पुलिस वालों के पास वो नहीं था। अब धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। एंड्रिया की एक और धर्म बहन थी, मतलब कि एक और लड़की, जूडी नाम की उसको। एंड उस जूडी ने एक अपना अलग से क्रिश्चियन के अंदर, ये जोहोवाज धर्म था उनका एक, और वो सोसाइटी उसने ज्वाइन की हुई थी एंड वो उनकी मीटिंग्स में जाया करती है। एंड जब जूडी को पता चला कि एंड्रिया के भाई के साथ ये सब कुछ हो गया है तो उसने एंड्रिया को शांत करने के लिए कहा कि एक काम करो, तुम अपनी बेटी यानी कि ट्रूडी को लेकर मेरे साथ इस मीटिंग में चला करो, तुम्हें बहुत रिलैक्स मिलेगा, तुम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगी, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब आप इस बात को ध्यान रखना कि जूडी धर्म बहन एंड्रिया की, ये इसको अपने साथ मीटिंग में लेकर जाया करती थी जो धार्मिक मीटिंग होती थी। अब इसका काम आपको आगे समझ में आएगा। लेकिन दूसरी साइड फैमिली लॉ कोर्ट जो थी वो अभी भी चल रही थी एंड उसमें नया जज अब शेड्यूल हो चुका था। नए जज का नाम था जस्टिस ओपस एंड वो अब इन केसेस की आगे आने वाली डेट्स लेने वाले थे। एंड जस्टिस ओपस के आगे जब इन लेनर्ड वाले केस की तारीख लगी तो लेनर्ड के साथ एंड्रिया अपनी बेटी ट्रूडी को लेकर कोर्ट में पहुंची एंड वही सारा केस समझाया जस्टिस ओपस को। जस्टिस ओपस ने क्लियरली बोल दिया लेनर्ड को कि जब तेरे को बोला हुआ है तू हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिलेगा तो तू इस रूल को मान क्यों नहीं रहा, तू हमारी कोर्ट से थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा, तू कोर्ट की अवेलना कर रहा है। बट इस लेनर्ड ने जज के सामने खड़ा होकर कह दिया कि तुम चाहे कुछ भी बोल लो, ये बेटी मेरी है, मैं इससे जितनी मर्जी बार मिलूं, मुझे कोर्ट की कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं है इसमें। जस्टिस ओपस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए एंड उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जब तक अगली तारीख नहीं आ जाती तू अपनी बेटी को देख भी नहीं सकता, उसके पास मिलने जाने की तो दूर की बात, तू इसके घर नहीं जाएगा एंड अगर गया तो तेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा एंड साथ में मैं तुझे जेल के अंदर बंद भी करवा दूंगा। एंड ये बात सुनकर लेनर्ड ने तुरंत जज को बोल दिया कि जो मर्जी करना हो कर लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा अपनी बेटी से मिलने के लिए। जून 1980 का टाइम आ चुका था। अब तक ये लेनर्ड अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जून 1980 में एक शाम जब जस्टिस ओपस अपनी कोर्ट का काम खत्म करके, अपनी ड्यूटी पूरी करके शाम को वापस अपने घर गए, उनके घर पर उनकी वाइफ वेट कर रही थी डिनर का। 7:30 बजे के आसपास
आसपास ये लोग अपने डिनर टेबल पर बैठे एंड तभी जस्टिस ओपस के घर की मेन डोरबेल बजी एंड जैसे ये उन्होंने सुना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। पहले ही वो पूरा दिन कहाँ रहती है कोर्ट में, इससे परेशान थे एंड अब कौन आ गया उनसे मिलने के लिए। सो फ्रस्ट्रेट होकर वो अपनी कुर्सी से उठे गेट खोलने के लिए एंड जब उन्होंने गेट खोला, गेट खुलते ही सामने कोई भी मौजूद नहीं, गेट बिल्कुल खाली है, आगे कोई भी नहीं खड़ा। लेकिन उनका इस गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रही थी एक .22 कैलिबर की गोली। गेट खोलते ही सीधा एक गोली आई जो उनके पेट में लगी। बदकिस्मती से जिस बंदूक से गोली चलाई गई थी उसके ऊपर साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आई गोली चलने की एंड सीधा जस्टिस ओपस आगे मुंह के बल गिर चुके थे। पीछे उनकी पत्नी अभी डिनर लगाई रही थी एंड काफ़ी देर हो चुकी थी, अभी तक जस्टिस ओपस अंदर नहीं आए। तो उनकी पत्नी देखने के लिए गई बाहर की कहाँ रह गए वो एंड उन्होंने नोटिस किया कि गेट के ऊपर ही उसके पति जस्टिस ओपस उल्टे मुंह पड़े हुए हैं। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी नंबर्स को फ़ोन लगाया, लेकिन पैरामेडिक्स ने आने में काफ़ी देर लगा दी क्योंकि साइड में कहीं और बॉम्ब वगैरह फटा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो लोग लगे हुए थे। यहाँ आते आते उन्होंने देर कर दी एंड जब वो जस्टिस ओपस को संभालने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि जस्टिस ओपस की तो मौत हो चुकी है। पुलिस वालों ने जस्टिस ओपस के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन पुलिस वाले अब बहुत ज़्यादा परेशान थे इस केस को लेकर क्योंकि ये एक जज थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों के खिलाफ, उनके मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय ऐसे दिए होंगे, कुछ सज़ा उनको दी होगी जो वो नहीं चाहते थे एंड इसलिए उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए होंगे। पुलिस वालों के सामने बहुत बड़ा एक डाटा था जिसमें बहुत सारे लोगों के पास मोटिव था जस्टिस ओपस को मारने का। सो इसीलिए इस सर्च को नैरो डाउन करने के लिए पुलिस वालों ने 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इनाम भी रख दिया कि कोई भी आकर हमें जस्टिस ओपस की मौत के बारे में कोई सूचना देगा तो हम उसे 1 लाख डॉलर देंगे। तब लोगों ने एक आइडिया दिया पुलिस वालों को जाकर कि आप पहले उस बॉम्ब एक्सप्लोजन जो साइड में हुआ था इसी इलाके में, आप उस बॉम्ब की जांच करिएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी जस्टिस ओपस की मौत से कनेक्टेड हो सकता है। जिसने भी जस्टिस ओपस को मारा है उसने पहले वो बॉम्ब अटैक करवाया ताकि सारे पुलिस वाले और सारे पैरामेडिक्स वाले उसी जगह पर बिजी हो जाएं और यहाँ तक पैरामेडिक्स को पहुँचने में देर लगे। वो यही तो चाहता था। पुलिस वालों के भी कान खड़े हो गए कि हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि जब जस्टिस ओपस की पत्नी ने फ़ोन किया था हमें यहाँ पहुँचने में काफ़ी देर लग गई थी, हम सारे उस बॉम्ब एक्सप्लोजन में बिजी थे, वहाँ जो लोग घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल पहुँचा रहे थे, इसीलिए यहाँ पर नहीं पहुँच पाए टाइम से। अगर पहुँच जाते तो जस्टिस ओपस बच जाता। एंड तब पुलिस वालों ने उन केसेस की लिस्ट निकाली जो जस्टिस ओपस देख रहे थे एंड उसमें एक एक करके लोगों से पूछताछ करते गए एंड जिससे पूछताछ कर रहे थे उन सभी के पास सॉलिड एलिबाई था कि जिस टाइम पर ये सब कुछ हुआ वो कहां पर थे, उनके पास अपना प्रूफ था। एंड तब नाम आया लेनर्ड का। इसका नाम देखकर पुलिस वालों के कान फिर से खड़े हो गए कि ये बाबूजी ये इधर क्या कर रहा है, क्या जस्टिस ओपस इस बाबूजी का भी केस देख रहे थे। तब लेनर्ड को भी बुलाया गया एंड उसने अगेन कुछ भी बोलने से मना कर दिया, वो बिल्कुल चुप बैठा रहा। पुलिस वालों ने उसके घर के सर्च वारंट भी ले लिए एंड घर के सर्च वारंट में पुलिस वालों को एक टॉयलेट पेपर रोल मिला जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टॉयलेट्स के अंदर ही यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन सरकार का लोगो वगैरह बना हुआ था। सो पुलिस वालों ने इस लेनर्ड के ऊपर चोरी के चार्जेस लगा दिए कि ये टॉयलेट पेपर चुरा कर अपने घर लेकर आया है। ये चोरी का केस इसीलिए नहीं बनाया गया था कि इसने चोरी की थी, बल्कि ये केस इसलिए बनाया गया था ताकि पुलिस वाले लीगली इस लेनर्ड के 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स ले सकें, क्योंकि अगर कोई चार्ज लग जाएगा इसके ऊपर तो ईजिली उनके पास हक होगा इसके फिंगरप्रिंट्स लेने का, ताकि जहां जो भी कुछ हो रहा है वहां क्राइम सीन पर इन फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जा सके। बट यकीन मानिए ये केस अभी तक आपको बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये केस अब यहाँ से लिटरली एक लिविंग हेल बनने वाला है। आगे जो जो कुछ हुआ उसी के लिए मैं स्टोरी कवर कर रहा हूँ। खैर अब जस्टिस ओपस की जगह एक और नए जज जिनको अपॉइंट किया गया, जिनका नाम जस्टिस घी तेल वाला घी नहीं, जस्टिस गी। सो जस्टिस गी अब सारे वो केस देखने वाले थे जो पहले जस्टिस ओपस देख रहे थे एंड वही लेनर्ड और एंड्रिया वाला केस भी अब जस्टिस गी के सामने आया। एंड पहली तारीख में जब जस्टिस गी ने कोर्ट में डिटेल्स पढ़ी उस केस की, तब पहले ही एक ऑर्डर कर दिया कि जिस घर के अंदर एंड्रिया और लेनर्ड रह रहे थे, जो कि लेनर्ड का घर था पहले, उस घर को बेचा जाएगा एंड उसमें जो भी पैसा आएगा वो इन दोनों को आधा आधा मिलेगा। अब ये बात सुनकर लेनर्ड और ज़्यादा पागल हो गया कि ये क्या बीमारी है, पहले तुम मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने दे रहे, अब जिस घर के अंदर मैं रह रहा हूँ तुम वो भी बिकवाना चाह रहे हो। बट अब वो घर तो बेचना था। 1983 तक आते आते वो घर उसने अभी तक नहीं बेचा, क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। पुलिस वाले जब भी उसके पास जाते कि तुमको ये घर खाली करना है क्योंकि हमें बेचना है, इसकी नीलामी करवानी है, लेकिन वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। एंड अब तक तो उसने बेचारी छोटी बच्ची की जिंदगी को भी नरक बना के रखा हुआ था। उसकी बच्ची जो कि उसके पास रहकर खुश नहीं थी, वो उसको कहीं भी घुमाने फिराने नहीं लेकर जाता, अपने घर ले आता एंड उसको एक ही जगह कमरे में बंद करके रखता।
लेकिन वो उसको कहीं से भी पिता का प्यार नहीं दे रहा था। उसका मकसद बस ये था कि ट्रूडी अपनी माँ एंड्रिया से दूर रहे ताकि एंड्रिया उसके लिए तड़पे। 2 दिन मांग कर लेकर आता, 5 दिन 6 दिन अपने पास रख लिया, हफ्ता हफ्ता अपने पास रख लिया। 1983 में एंड्रिया ने ये बात जाकर कोर्ट में बताई कि ये बहुत ही बदतमीजी कर रहा है मेरी बच्ची के साथ भी। इस बीच में मैं और मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा पिस रही हैं। जज ने अब की बार पुलिस वालों को भेजा कि जाओ इसके घर से जाकर ट्रूडी को उठाकर लेकर आओ एंड उसकी माँ के हवाले करो, एंड अब से ये दोबारा ट्रूडी से मिलने वाला भी नहीं है, इस बात को भी मेक श्योर करना। ये बात लेनर्ड को इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि आने वाले टाइम में 1 अप्रैल 1984 का दिन आ चुका था। 1 अप्रैल 1984 की रात को ये जो कोर्ट वाली बिल्डिंग थी जिसके अंदर ये लेनर्ड वाला केस चल रहा था, इस कोर्ट वाली बिल्डिंग में आधी रात के टाइम पर जब सब कोई सो रहा था आसपास, इस कोर्ट की बिल्डिंग में कोई भी मौजूद नहीं, कोई जज नहीं, कोई केस की पार्टी नहीं, कोई वकील नहीं, ये बिल्डिंग पूरी खाली। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर इतना जोरदार धमाका हुआ कि ये लगभग पूरी बिल्डिंग उस टाइम पर धमाके से गिर चुकी थी, जल चुकी थी। अंदर रखे हुए सारे कोर्ट के कागजात वगैरह जल गए, कुछ भी नहीं बचा अंदर। ये सपोज किया गया कि ये जो बम लगाया गया था इस कोर्ट की बिल्डिंग में, ये बम दिन में फटने वाला था जिस टाइम पर इस कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है। लेकिन ये जो टाइम बॉम्ब था इसके अंदर AM और PM वो सेट करना भूल गया जिसने भी ये बनाया था। इसके अंदर उसने PM की बजाय 12 AM सेट कर दिया, इसलिए वो रात को 12 बजे यहाँ पर आकर फटा। एंड मिरेकलसली इस बिल्डिंग के जस्ट बराबर में जो क्वार्टर्स बने हुए थे, सरकारी क्वार्टर्स, उनके अंदर ही जस्टिस गी अपने परिवार वालों के साथ रह रहे थे। एंड वो बिल्डिंग भी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। उसके अंदर तो सब कोई सो रहे थे, इसके अंदर बहुत सारे लोग घायल हुए एंड जस्टिस गी एंड उनकी फैमिली, वो लोग भी घायल हुए। अगर आप उस बिल्डिंग की हालत देखेंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि इसके अंदर कोई बचा होगा, लेकिन किस्मत से कोई भी मरा नहीं, सभी गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन एट द एंड उन सब ने रिकवरी कर ली। जस्टिस गी भी घायल हुए थे, उनके बच्चे भी घायल हुए थे, लेकिन सभी मिरेकलसली बच गए। जस्टिस गी जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, पुलिस वाले जस्टिस गी का बयान भी लेने के लिए गए थे, उनसे पूछने के लिए कि शायद हो सकता है ये हमला सिर्फ आपके लिए करवाया गया हो या फिर कुछ भी हो सकता है, आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर यह हमला कौन करवा सकता है। तब जस्टिस गी ने एक बार भी बिना कुछ सोचे सीधा लेनर्ड का नाम लिया। अब पुलिस वाले लाइक यार ये फिर से आ गया, लेकिन अब की बार इसको हम कठोरता से इससे पूछताछ करेंगे, इसके ही खिलाफ हमें अब की बार कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा अगर इसने कुछ किया है तो। पुलिस वाले तुरंत चाँव चाँव करते हुए लेनर्ड के घर पर पहुंचे, इसको उठाकर अपने साथ लेकर आए। एंड अगेन आपने सही गैस किया, पुलिस वालों को इसके खिलाफ एक भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। एंड अंदर जब पूछताछ में इसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, ये बिल्कुल चुप बैठा रहता, किसी भी सवाल का इसने जवाब नहीं दिया एंड एविडेंस तो इसके खिलाफ कोई था ही नहीं। अब जस्टिस गी तो दोबारा से इस कोर्ट के अंदर ज्वाइन नहीं करने वाले थे, लेकिन अब नए जज आए जस्टिस वॉटसन, और अब ये जस्टिस वॉटसन ही लेनर्ड और बाकी सारे केस जो इस कोर्ट में चल रहे थे वो सारे केस देखने वाले थे। एंड आते ही जस्टिस वॉटसन ने भी वही सेम चीज आगे कंटिन्यू रखी। लेनर्ड के केस की तारीख लगी मई 1984 में एंड उसमें वही कंटिन्यू रखा कि तुम्हें नहीं मिलना ट्रूडी से, तुम ज़्यादा टाइम तक उसको देख भी नहीं सकते, उसके घर के आसपास नहीं जा सकते, हम तुम्हारे लिए ऑर्डर जारी करते हैं। बट जाते जाते अगेन इसने लेनर्ड ने जज के सामने यही कहा कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरे आगे तुम्हारे कोई कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं चलने वाले, वो मेरी बेटी है, उसको मैं अपने पास रखूंगा, अपनी शर्तों पे रखूंगा, तुम्हारी कोई शर्त मैं नहीं मानने वाला। अब ये बात सुनकर सभी को जज की सिक्योरिटी का दोबारा से खतरा हुआ एंड जज को अब यहाँ सिक्योरिटी लेनी पड़ रही थी। उसके साथ 24 घंटे बढ़िया बढ़िया से वो बॉडी गार्ड रहे थे उसके साथ तने हुए। एंड इवेंचुअली डेली जज के घर के आसपास की तलाशी ली जाती कि कोई बॉम्ब वगैरह तो सेटअप नहीं किया गया। बट 4 जुलाई 1984 के दिन सुबह सुबह जस्टिस वॉटसन अपनी पत्नी के साथ तैयार हो रहे थे, क्योंकि अब जस्टिस वॉटसन को तो कोर्ट में आना था एंड उनकी पत्नी को अपनी नौकरी पर जाना था। एंड डेली की तरह पहले जस्टिस वॉटसन घर से बाहर निकला करते थे, लेकिन आज जस्टिस वॉटसन थोड़ी लेट तैयार हुए एंड उनकी वाइफ जो कि तैयार थी अपनी नौकरी पर जाने के लिए, सो जैसे उसकी पत्नी ने अपने पति को गुड बाय करके अपने मेन गेट का दरवाजा खोला, सामने उस गेट से एक तार बंधी हुई थी एंड जैसे उसने वो दरवाजा खोला वो तार टूट गई एंड ये तार टूटते ही नीचे एक बड़ा सारा डब्बा पड़ा हुआ था एंड वो डब्बा बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ। ना सिर्फ ये बिल्डिंग बल्कि आसपास की 3 और बिल्डिंग भी आगे आगे से वो फट के पूरे तरीके से 4 हो गई। उनका नाम भी नहीं बचा कि यहाँ बिल्डिंग का अगला हिस्सा कोई कभी खड़ा था, पीछे पीछे का हिस्सा बचा हुआ था। एंड ये आवाज़ जस्टिस वॉटसन ने भी अंदर जो कि तैयार हो रहे थे उन्होंने सुनी एंड उन्होंने घूम कर देखा तो उनके घर का आगे वाला कमरा था ही नहीं।
जहां उनकी पत्नी अभी खड़ी थी। उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जस्टिस वॉटसन ने भाग कर देखा एंड लिटरली वो भी शॉक्ड हो चुके थे कि ये क्या हुआ। पुलिस वालों ने जस्टिस वॉटसन को भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया क्योंकि माइनर सी चोटें उनको भी थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कौन हो सकता है आपकी नज़र में, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन पुलिस वालों के माइंड में एक नाम था, लेनर्ड का। पुलिस वाले लेनर्ड को उठा कर लेकर आए। ना सिर्फ लेनर्ड का घर, बल्कि उस जहां वो काम कर रहा था फायर डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट को भी पुलिस वालों ने अच्छे से सर्च किया। लेकिन अगेन ना तो वो पूछताछ के टाइम पर उसने कुछ बताया और ना ही पुलिस वालों को कोई फिजिकल एविडेंस मिला इसके खिलाफ। आई नो मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा होगा ये सारी स्टोरी। यकीन मानो ये बिल्कुल रियल है, मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा। पुलिस वाले अगर थोड़ी और मेहनत करते तो नहीं ये केस बहुत पहले ही क्लोज हो जाना था। लेकिन नहीं, ये सारे बाबूजी बनकर बैठे हुए थे। धीरे धीरे और टाइम बीतता रहा। अब टाइम आ चुका था फरवरी 1985 का, जब रूटीन की तरह लेनर्ड एंड्रिया के घर पर गया अपनी बेटी ट्रूडी को उठाने के लिए, क्योंकि आज उसका मन था अपनी बेटी से मिलने का। एंड बहुत ही ईगो में जाकर सीधा उसने अपनी पत्नी को कहा कि ट्रूडी को मेरे पास भेजो। बट एंड्रिया ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, आज मैं अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं भेजने वाली, तुम्हारा बहुत हो चुका। कोर्ट जब कहेगी मुझे तभी मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजूंगी। ये बात लेनर्ड को हिट कर गई। लेनर्ड ने तुरंत एंड्रिया के मुंह पर थप्पड़ मारा एंड इस थप्पड़ से दोनों बहुत ज्यादा एकदम से क्रिटिकल इंटेंस फाइट दोनों के बीच में हो चुकी थी। साइड में खड़ी वो छोटी सी बच्ची बेचारी ट्रूडी वो देख रही है, माता पिता दोनों लड़ रहे हैं, घुल रहे हैं आपस में। लेकिन इवेंचुअली एंड्रिया ने खुद को संभाला एंड वो अपनी बेटी को साथ उठाकर दूसरे कमरे की तरफ भागी। अंदर से कमरा बंद कर लिया। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि नहीं, बस बहुत हुआ, मुझे अब ये सिडनी छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मैं अपनी बेटी और अपनी खुद की जिंदगी का और नहीं नरक बना सकती। एंड्रिया ने तुरंत अपनी उसी धर्म बहन जूडी, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि इसने एक अपनी नई धर्म बहन बनाई थी, अपनी वही बहन जूडी को फ़ोन किया एंड उसको सब कुछ एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। दूसरी साइड उसने फ़ोन करके अपने वकील को भी बताया कि मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब यहाँ एंड्रिया के वकील का नाम गैरी वॉट्स, एंड गैरी वॉट्स ने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओगी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ तुम्हें केस लड़ना है, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, तभी मैं इस केस को लड़ पाऊंगा, वरना तो केस ठंडा पड़ जाएगा एंड लेनर्ड जीत जाएगा इस केस को। अब ये जो गैरी वॉट्स था ना, इसका वकील, इसी टाइम जिस टाइम पर ये एंड्रिया ने फ़ोन किया था उससे अगले ही दिन गैरी वॉट्स ने अपना किराए का घर, जो जहां वो पहले रहा करता था, वहां से शिफ्ट करके दूसरा कहीं और घर ले लिया। एंड जो उस घर में आया जहां गैरी वॉट्स पहले रहा करता था, उस घर में एक पीटर नाम का नया बंदा शिफ्ट हो चुका था। एंड शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद पीटर जब अपनी गाड़ी की साफ सफाई कर रहा था, तब उसने अपनी गाड़ी का बोनेट खोला एंड बोनेट के अंदर उसने एक नया फ्रेश हाथ से बना हुआ बॉम्ब देखा, जो कि उसके इंजन के बिल्कुल बराबर में रखा हुआ था एंड वो टिकल कर रहा था। वो बोनेट को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस बोनेट से हो सकता था। तब उसने बोनेट को हाथ में पकड़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसके पड़ोसी आसपास इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया एंड बॉम्ब स्क्वाड वालों ने पहले तो बॉम्ब को डिफ्यूज किया एंड तब उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिससे पीटर लिटरली हिल चुका था। उन्होंने बताया कि आपने, शुक्र है पहले बोनेट खोल लिया इसको साफ सफाई करने के लिए गाड़ी की, अगर आप इसके इग्निशन में चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर देते तो ये बॉम्ब यहीं पर ब्लास्ट हो जाता और आपकी इंस्टेंटली मौत हो जाती। बट पीटर इतना ज़्यादा हैरान कि आखिर मेरे यहाँ पर बॉम्ब रखा क्यों है, मेरे से किसी की क्या दुश्मनी है, मैं तो किसी को यहाँ जानता तक नहीं हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ इस इलाके में रहने के लिए। तब पुलिस वालों ने पीटर की हिस्ट्री खंगाली एंड नोटिस किया कि ये अभी अभी यहाँ पर आया है एंड इससे पहले इस घर के अंदर गैरी वॉट्स रहा करता था। उसका पेपर्स में एड्रेस, उसकी ऑफिशियल आईडी के अंदर एड्रेस अभी भी यही था जिस घर में पीटर रह रहा था किराए पर। गैरी वॉट्स, एंड्रिया का वकील, एंड एक्चुअल में ये बॉम्ब इसी गैरी वॉट्स को मारने के लिए इस गाड़ी के अंदर रखा गया था। लेकिन जिसने भी रखा था उसको पता नहीं था कि गैरी वॉट्स यहाँ से छोड़कर जा चुका है। ये खबर उड़ती उड़ती सीधा एंड्रिया तक भी पहुंची एंड एंड्रिया को जब पता चला कि ये लेनर्ड तो इतना पीछे पड़ा हुआ है, उसके वकील को भी मारना चाहता है, तब उसने दोबारा से जूडी से कहा फोन करके कि क्या रहा, अभी तक तुमने मेरे लिए घर का अरेंज नहीं किया सिडनी से बाहर। तब उस जूडी ने अपनी वही जो हवाज की जो कम्युनिटी थी इनकी, उसमें सारों से बात करी कि कोई घर दिलवाए सिडनी से बाहर एंड इवेंचुअली उसको एक घर मिल भी चुका था। एंड ये एंड्रिया अपनी बेटी ट्रूडी को साथ लेकर जूडी के साथ इस सिडनी शहर से बाहर शिफ्ट हो चुकी थी। दूसरी साइड गैरी वॉट्स, उसने भी रिजाइन कर दिया क्योंकि ये बॉम्ब उसके लिए ही था।
उसने रिज़ाइन कर दिया इस केस से कि नहीं, मैं नहीं देने वाला, मैं तो अपनी वकालत ही छोड़ रहा हूँ। अब जिसका जो है वो अपना अपना मामला सुलटे, मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे केस वेस ये नहीं लड़ना। जब ये बात इस लेनर्ड को पता चली कि ट्रूडी के साथ उसकी माँ एंड्रिया इस शहर से बाहर शिफ्ट हो चुकी है, तब उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका था ढूंढने के लिए कि उसकी बेटी कहाँ है, उसकी पत्नी, एक्स पत्नी कहाँ पर है। इस लेनर्ड ने आसपास के सभी लोगों से जो जो इस एंड्रिया से जुड़े हुए थे उनसे पूछना शुरू कर दिया कि ट्रूडी और एंड्रिया कहाँ गई, ट्रूडी और एंड्रिया कहाँ गई। एंड इस लेनर्ड को जूडी के बारे में भी पता था, उसी धर्म बहन के बारे में। इस जूडी को भी फ़ोन किया कि बताओ कहाँ पर है एंड्रिया और मेरी बेटी, कहाँ पर गए हैं वो, कहाँ तुमने उसको शिफ्ट करवाया है। सभी जितने भी मेंबर्स है कम्युनिटी वाले, जो हवाज कम्युनिटी वाले, इनके पास फ़ोन कर करके इसने धमकाना शुरू कर दिया कि बताओ मेरी बेटी और मेरी पत्नी कहाँ पर है, तुम लोगों ने उनको छुपा कर रखा हुआ है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे चर्च को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। वो बॉम्ब सारे मैंने ही बनाए हैं, सो मुझे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगले दिन ये जो हवाज कम्युनिटी वाले अपने चर्च के अंदर इकट्ठा हुए एंड उन्होंने नोटिस किया कि इस चर्च की एक खिड़की भी टूटी हुई है एंड टूटी हुई खिड़की के कंच के ऊपर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो भी बंदा इस खिड़की को तोड़कर अंदर आया था, वो अंदर आते आते उसका कहीं से स्किन कट गया, हाथ कट गया होगा। सो उसी स्किन से निकला हुआ ब्लड इस कंच के ऊपर लगा हुआ है। तुरंत ही पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन यहाँ सब कुछ पता था पुलिस वालों को कि लेनर्ड हो सकता है, क्योंकि उसने धमकी दी थी सबको, मैं तुम्हारे चर्च में घुस जाऊंगा, उसको उड़ा दूंगा। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने यहाँ कहा कि हो सकता है कोई बेघर इंसान, किसी ने नशे पते फूंक कर, माल वगैरह पीकर अंदर घुस गया हो। सो यहाँ कोई भी कुछ चीज़ चोरी तो हुई नहीं है, इसलिए हम कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकते इसमें। चर्च वालों ने वो नया शीशा लगवा दिया एंड पुलिस वालों ने जस्ट उस ब्लड सैंपल को अपने पास लेकर रख लिया। उस टाइम पर कोई डीएनए टेस्टिंग वगैरह तो थी नहीं, उस टाइम पर सिर्फ ब्लड के टाइप्स ही पता चल सकते थे कि ए है, बी है, क्या है, लेकिन डीएनए वगैरह उस टाइम पर नहीं था। सो एक हफ्ते बाद दोबारा से इसी चर्च की वही खिड़की सेम टूटी मिली, लेकिन अगेन पुलिस वालों ने कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया। जो हवास कम्युनिटी वाले भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि यार कोई केस तो रजिस्टर करो, हमारा कोई शीशा तोड़ तोड़ कर जा रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि कुछ चीज़ चोरी नहीं हुई तो हम क्या इसमें रजिस्टर करें, आप बताओ। बट इस इंसिडेंट के सिर्फ 4 दिनों बाद ही कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी मेंबर इस चर्च के अंदर काम कर रहे थे एंड तभी इस चर्च के अंदर एक बहुत भयंकर धमाका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा एटम बॉम्ब सा इस चर्च के ऊपर फोड़ दिया हो। अब किस्मत से इस चर्च का जो पूरा मलबा था वो बजाय अंदर गिरने के वो सारा बाहर की तरफ गिरा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसके अंदर घायल हो गए एंड इसमें एक आदमी की मौत हो चुकी थी। इस पूरे धमाके के अंदर किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया एंड समझाया गया कि हम तुमको कितनी बार कह रहे थे कि उस केस की जांच कर लो, लेकिन नहीं, तुम नहीं माने। अब देखो एक क्या हाल हो गया चर्च का भी, और साथ में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। इमीडिएटली पुलिस वालों का शक अगेन लेनर्ड के ऊपर गया। पुलिस वालों ने सभी जो भी मौके पर लोग थे जो घायल हुए थे उन सभी का बयान लिया एंड अगेन वही लेनर्ड और जूडी के साथ एंड्रिया और ट्रूडी का कनेक्शन बन रहा था। पुलिस वालों ने जूडी और एंड्रिया को ट्रैक कर लिया है, उनसे बातचीत करनी शुरू करी। जूडी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी कम्युनिटी के लोग मेरी वजह से दिक्कत में आ रहे हैं, क्योंकि एंड्रिया को इस कम्युनिटी में मैंने शामिल किया था एंड ये एंड्रिया का एक्स पति ही है जो सब कुछ कर रहा है। सबको सब कुछ दिख रहा है लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा इस लेनर्ड के खिलाफ। पुलिस वालों ने अगेन इस लेनर्ड को उठाया एंड अब की बार लेनर्ड की एक और गर्लफ्रेंड बन चुकी थी जिसका नाम लॉरेन था। साथ में इस लेनर्ड के इस लॉरेन को भी उठाया गया, बट ये लॉरेन थोड़ी सी होती ना, थोड़ी चटपटी सी, मतलब कि है बहुत ज़्यादा फ्रैंक, पार्टी वगैरह करना, सारा दिन दारू पीकर भन रहना, उस टाइप की थोड़ी सी लड़की। बट उठाने से पहले लेनर्ड ने इस लॉरेन को समझा दिया कि पुलिस वाले तुमसे भी पूछताछ करेंगे, हो सकता है तुमको अपने साथ लेकर चलें, लेकिन तुमको वहां पर बिल्कुल चुप रहना है, एक वर्ड भी नहीं बोलना, वो चाहे तुमको कुछ भी बोलते रहें, चुप रहना तुम्हारा अधिकार है। एंड तब लेनर्ड के साथ लॉरेन को भी उठाया गया। लेनर्ड भी चुप, दूसरे कमरे में बैठी हुई लॉरेन भी चुप, इन दोनों को अपने अपने अधिकार पता थे। अगेन पुलिस वालों के हाथ खाली, कोई भी फिजिकल एविडेंस पुलिस वालों के हाथ नहीं था इन दोनों के खिलाफ, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस वालों ने इन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन अब की बार पुलिस वालों ने अपने कुछ अंडरकवर कॉप्स इनके पीछे लगा दिए 24 घंटे इनके ऊपर सर्विलांस रखने के लिए कि हाँ इनके ऊपर निगरानी बनाकर रखेंगे, देखते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं। बट ये लेनर्ड फिर भी लेनर्ड है, इसको अच्छे से पता था कि पुलिस वालों की 24 घंटे उसके ऊपर नज़र है, अंडरकवर कॉप्स इसके पीछे लगाए हुए हैं, घर के बाहर वो सारा दिन खड़े रहते हैं।
इसलिए अपना टाइम पास करने के लिए और साथ में उन बाहर खड़े सिविल ड्रेस में ऑफिसर्स का भी टाइम पास करने के लिए ये अपनी गाड़ी उठाता एंड इधर उधर बस घर के चारों तरफ चक्कर काटता रहता। पीछे पीछे वो पुलिस वाले भी अपनी गाड़ी लगाकर इसके पीछे पीछे घूमते रहते। ये देख रहा था साइड वाले शीशे से गाड़ी में कि हाँ, मेरे पीछे आ रहे हैं, मतलब समझ चुका था मेरे पीछे लगे हुए हैं। अपनी गाड़ी बाहर खड़े करके पुलिस वालों की गाड़ी में जाकर बैठ जाता, उनसे पूछता कि हाँ जी चाय कॉफ़ी वगैरह लोगे क्या, कुछ यहाँ खड़े खड़े थक गए होगे। ये उनके मज़े ले रहा था। एंड इस टाइम तक आते आते एंड्रिया भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। इतने लोग मर गए, इतने जजेस उनके साथ ये सब कुछ हो गया। सो मुझे मेरे ख्याल से मेरी बेटी ट्रूडी को उसके हवाले कर देना चाहिए। उसको ट्रूडी चाहिए ना, कोई बात नहीं, वो रख ले। लेकिन इस टाइम पर पर्सनली मुझे लग रहा है कि वेट व्हाट, क्यों एक माँ जिसने इतना कुछ झेल लिया, इतना कुछ फेस कर लिया, एंड वो इस टाइम पर आकर अपनी बेटी को एक साइको मैन के हाथ में सौंपना चाह रही है, लेकिन क्यों? बट फिर भी एंड्रिया ने अपनी बेटी ट्रूडी की कस्टडी पूरे तरीके से लेनर्ड के हवाले कर दी। मतलब कि इस टाइम पर ये देखिए कि सिस्टम हार गया एंड एक साइको इंसान जीत गया, जिसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, बस पुलिस वालों को। बट एट द एंड वो जीत चुका था। सो ट्रूडी अब वापस अपने पिता लेनर्ड के पास रहने लगी थी और अब सब कुछ शांत था, कोई भी नया बम धमाका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड ट्रूडी अपने पिता लेनर्ड के साथ तब तक रही जब तक उसकी उम्र 16 साल की नहीं हो गई। इस बीच में लेनर्ड ने दोबारा शादी भी करी। सो ये पूरा केस पूरे 30 सालों तक ठंडा पड़ा रहा, क्योंकि पुलिस वालों के हाथ में एक भी एविडेंस नहीं था जिससे वो जाकर लेनर्ड को गिरफ्तार कर सके, उसके खिलाफ चार्जेस साबित कर सके। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा एंड अब टाइम आ चुका था 2012 का, जब कॉल्ड केसेस ऑस्ट्रेलियन पुलिस खंगाल रही थी कि पिछले कोई अनसॉल्व केसेस हो, हम उनको आगे सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड तब पुलिस वालों के हाथ में ये फाइल लगी 2012 में। वो इस फाइल को दोबारा पढ़ रहे थे, लेनर्ड का केस उन्होंने रीओपन किया एंड दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। अब रिमेंबर 2012 में बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई आ चुकी थी, डीएनए टेस्टिंग वगैरह आ चुकी थी एंड इसके साथ जो सबूत अटैच किए हुए थे उस टाइम की पुलिस ने, उसमें सिर्फ एक खून ही था जो कि उस चर्च की खिड़की के ऊपर मिला था। उसका सैंपल अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया था एंड जब इसका सैंपल डाटाबेस में मैच किया गया तो सीधा वो सैंपल जाकर मैच हुआ लेनर्ड के साथ। एंड पुलिस वालों ने जाकर तुरंत इस लेनर्ड को उठाया। जिस टाइम पर ये उठाया गया था सन 2015 में, उस टाइम पर इसकी उम्र 68 साल की थी, 68 ईयर्स ओल्ड ये लेनर्ड। एंड इसको उठाकर तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर सारे चार्जेस साबित हुए। टोटल 32 केस 2015 में लेनर्ड के ऊपर लगे एंड इसमें से 4 मर्डर केस थे। अगस्त 2019 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और धीरे धीरे ये केस आगे बढ़ ही रहा था कि फरवरी 2025 का टाइम आ चुका था। फरवरी 2025 में ये लेनर्ड 78 साल की उम्र में इसकी जेल के अंदर रहते रहते ही मौत हो चुकी थी। इसको हार्ट अटैक आया एंड इसने दम तोड़ दिया। इसके खिलाफ सारे सबूत भी मिल चुके थे, इसके खिलाफ सारे चार्जेस साबित हो चुके थे, लेकिन इसको सिर्फ अब सजा सुनाई जानी थी। लेकिन अपनी सजा सुनने से पहले ही भगवान ने इसको अपने पास बुला लिया। मैंने बहुत ढूंढा कि ट्रूडी और एंड्रिया के साथ क्या हुआ। ट्रूडी की तो उम्र में बड़े होकर शादी हो चुकी थी एंड उसके खुद के भी बच्चे हैं। अभी ट्रूडी अभी जिंदा है, बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन एंड्रिया, उसके साथ क्या हुआ मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा, मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये लेनर्ड, इसकी मौत हो चुकी थी। खैर, आप मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आपको इस केस से क्या सीख मिली कि क्या कोई इतना साइको हो सकता है कि वो कोर्ट की नहीं सुन रहा, जजेस को मार रहा है, कोर्ट को बॉम्ब से उड़ा रहा है। आप मुझे इसके बारे में नीचे बताइए कि आखिर यहाँ क्या कुछ किया जा सकता था उस टाइम पर। क्या आपने ऐसा कोई साइको इंसान देखा है अपने आसपास, अपनी ज़िंदगी में या फिर अपने शहर में, अपने देश में? उसके बारे में भी नीचे ज़रूर जिक्र करें। खैर, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ऐसी स्टोरीज़ को रील्स फॉर्मेट में भी डालता हूँ और साथ ही मैंने वहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट पटेल हर्ष को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।